हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। आज हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है कि 24 जनवरी 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन निकाला। घोषणा इसकी काफी पहले हो गई थी, लेकिन जो है कि इसका जो गजट नोटिफिकेशन वो 24 जनवरी 2025 को निकाला गया। ये गजट नोटिफिकेशन किसके द्वारा निकाला गया, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा निकाला गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम जो है कि एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो पहली बात ये जानना जरूरी है कि ये गजट नोटिफिकेशन निकाला किसके द्वारा गया, तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा। दूसरी बात, ये गजट नोटिफिकेशन किस डेट में निकाला गया, तो 24 जनवरी 2025 को निकाला गया। तीसरी बात, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं। ये भी एक छोटी सी बात है जो पढ़ते समय हमें ध्यान देना चाहिए। वजह यह है कि भारत सरकार के जो मैक्सिमम रूल्स वगैरह है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए गए हैं, तो हमें क्वेश्चन में ऑप्शन देके परेशान कर सकता है। इसीलिए इस चीज को पढ़ते समय ही अगर हम ध्यान दें कि ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं, तो अच्छा होगा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। 1 अप्रैल 2025। गजट नोटिफिकेशन 24 जनवरी को आ गया है, लेकिन ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। ठीक, यूपीएस कोई नया पेंशन सिस्टम नहीं। अभी तक अगर देखा जाए तो भारत सरकार में जो पेंशन सिस्टम है वो दो है। एक ओल्ड पेंशन सिस्टम जिसको सीसीएस पेंशन रूल बोला जाता है, ओपीएस अगर हम उसको कह लें, और दूसरा एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, ये जो यूपीएस आया वो इसी एनपीएस का एक तरीके से पार्ट है। वो कोई नया पेंशन सिस्टम नहीं है। एनपीएस के अंदर ही एनपीएस को अब दो भागों में बांट दिया गया। एक एनपीएस विथ यूपीएस और दूसरा एनपीएस विदाउट यूपीएस। मतलब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस से कवर्ड होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम से कवर्ड होता है, वो यूपीएस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। मैंडेटरी नहीं है, ये उसके ऊपर छोड़ दिया गया है कि अगर वो चाहे तो वो यूपीएस स्कीम को ऑप्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कोई नया पेंशन सिस्टम नहीं है, बल्कि एनपीएस के अंदर ही एनपीएस में एक ऑप्शन दे दिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस से गवर्न हो रहा है, ठीक है, वो ऑप्शन दे सकता है कि वो एनपीएस विथ यूपीएस जो है कि चूज करता है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन होगा ये फाइनल होगा, और इस ऑप्शन को वो अपने सर्विस करियर में चेंज भी नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन ना होने पाए कि यूपीएस एक नया पेंशन सिस्टम है, नहीं। ये एनपीएस के अंदर ही एक स्कीम है जो कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस से गवर्न हो रहा है उस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है, ऑप्शन एक्सरसाइज कर। ठीक है, एक चीज और बोला गया है कि यूपीएस जो है ये फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम है। ये टर्म यूज हुआ है नोटिफिकेशन में, फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम है। ठीक है, तो ये टर्म भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम क्यों है? देखिए, एनपीएस में क्या होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट अपना कंट्रीब्यूशन देता है, गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ये पूरा अमाउंट जो है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंगली जब कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उसको क्या होता है, एक लमसम अमाउंट मिलता है 60% और 40% के आधार पर उसको मंथली एन्युटी जो पेंशन के रूप में मिलती है। लेकिन जो यूपीएस है उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट प्लस गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो है ही, साथ ही साथ गवर्नमेंट एक सेपरेट जो है कि एक तरीके से एक पूल कॉर्पस बनाती है, और इस पूल कॉर्पस में वो एडिशनल कंट्रीब्यूशन करती, एडिशनल कंट्रीब्यूशन करती है।
ताकि जो यूपीएस के तहत लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो एश्योर्ड पेंशन देने का जो गारंटी एक तरीके से गवर्नमेंट दे रही है, उसकी भरपाई इसी पूल कॉर्पस पे जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, उसी से किया जा सके। तो इसीलिए ये बोला गया है कि यूपीएस एक फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक अलग से फंड क्रिएट करना पड़ रहा है, ताकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूपीएस को ऑप्ट करे, उनको जो है कि एक एश्योर्ड पेंशन दिया जा सके। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब सवाल ये है, जो मैं पहले ही बता चुका, कि ये यूपीएस किसके किसके पे अप्लाई होगा। तो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट सर्वेंट जो एनपीएस से गवर्न हो रहा है, ठीक है, और वो ऑप्शन देता है। अगर वो ऑप्शन नहीं देगा तो वो एनपीएस से ही गवर्न होता रहेगा। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जो एनपीएस से गवर्न हो रहा है और ऑप्शन एक्सरसाइज करता है, तो ऐसे में वो यूपीएस से गवर्न हो सकता है। ये जो ऑप्शन वो जो एक्सरसाइज करेगा, ये फाइनल होगा, इसको वो चेंज नहीं कर सकता। अब ये जो एनपीएस से गवर्न होने वाले जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कुछ अगर एनपीएस से गवर्न होने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर रिटायर हो चुके हैं, तो वो भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि उनको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता, उनको भी मिल सकता है। ठीक है, ये चीज। अब हम देखते हैं कि जो है यूपीएस के अंदर जो एश्योर्ड पे आउट किसको किसको मिलेगा। ये एश्योर्ड पे आउट क्या है, देखिए, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में जो मंथली पेंशन का अमाउंट मिलता है, उसको पेंशन टर्म दिया गया, फैमिली पेंशन को फैमिली पेंशन टर्म दिया गया। जो एनपीएस में होता है उसे एन्युटी टर्म दिया गया, और यूपीएस में जो मंथली पेंशन के तौर पे मिलेगा उसको एश्योर्ड पे आउट टर्म दिया गया है। ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा उसे एश्योर्ड पे आउट बोलते हैं। पेंशन टर्म कहीं यूज नहीं हुआ है इसमें। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ के बाद अगर उसकी स्पाउस को जो मिलेगा, उसको फैमिली पे आउट बोला जाता है। ठीक है, तो नया टर्म है, ध्यान रखिएगा। पेंशन टर्म नहीं यूज हुआ है, एश्योर्ड पे आउट और फैमिली पे आउट यूज हुआ है। अब ये जो एश्योर्ड पे आउट है, ये केवल 3 सिचुएशन में ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल सकता है। पहला सिचुएशन है सुपर एनुएशन का। कोई भी एनपीएस से गवर्न होने वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर, 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद अगर वो सुपर एनुएट होता है, ठीक है, तो उसको एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। कब से मिलेगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम दी नेक्स्ट डे ऑफ सुपर एनुएशन। सुपर एनुएट जब हो जाएगा उसके अगले दिन से। तो पहला तो सुपर एनुएशन के केस में जो है कि उसे एश्योर्ड पे आउट मिलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 10 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। एक बात और जो ध्यान देने वाली बात है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में क्वालिफाइंग सर्विस का कैलकुलेशन का पूरा फार्मूला अलग था, यूपीएस में क्वालिफाइंग सर्विस का जो कैलकुलेशन का फार्मूला है वो बेस्ड ऑन दी कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन के आधार पे, मंथली कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट इंप्लाई करता है उसके आधार पे क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट की जाएगी। ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे वो ईयूएल काउंट होता है कि नहीं, ईयूएल विदाउट मेडिकल काउंट होता है कि नहीं, ईएल एचपीएल, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन जितने महीने का किया गया है उसके अकॉर्डिंगली उसकी क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट की जाएगी। मतलब 10 साल की अगर उसे क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए तो 10 साल मतलब 120 महीने तक उसने मंथली कंट्रीब्यूट किया होगा, तभी वो सुपर एन्युएशन के बाद जो है कि उसको एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग सर्विस यूपीएस में जो दी गई है वो पूरा कंट्रीब्यूशन बेस्ड है। कंट्रीब्यूशन किया गया है तो क्वालिफाइंग सर्विस में वो काउंट होगा, कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। तो पहला तो सुपर एन्युएशन के केस में है। तीसरा है प्री मैच्योर रिटायरमेंट के केस में।
अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस से गवर्न हो रहा है उसको एफआर 56 जे के तहत अगर प्री मैच्योर रिटायर कर दिया गया है, ठीक है, तो वो भी एश्योर्ड पे आउट के लिए एलिजिबल है। इसको किस डेट से मिलेगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जिस डेट में इसको रिटायर किया गया उस डेट से इसको जो है कि एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। ठीक, ये चीज। तीसरा है वॉलेंट्री रिटायरमेंट, वीआरएस के केस में। वीआरएस के लिए यह बोला गया है कि आफ्टर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 ईयर्स, 25 ईयर्स की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस के बाद अगर कोई वीआरएस लेता है तभी वो एश्योर्ड पे आउट के लिए एलिजिबल होता है। लेकिन इस केस में उसे एश्योर्ड पे आउट मिलेगा किस डेट से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव सुपरएनुएटेड। मतलब एक्चुअल में गवर्नमेंट इंप्लाई जिस डेट में सुपरएनुएशन की एज अटेन करेगा, अचीव करेगा, उस डेट से उसको जो है कि एश्योर्ड पे आउट मिलना शुरू होगा। मतलब कोई गवर्नमेंट इंप्लाई है, अगर मान लीजिए उसकी टोटल सर्विस अगर 35 ईयर्स की बन रही है, 25 साल की सर्विस कंप्लीट होने पे अगर उसने वीआरएस ले लिया, ठीक है, तो वो एश्योर्ड पे आउट के लिए एलिजिबल हो गया। 25 साल से कम पे वीआरएस लिया तब तो एलिजिबल ही नहीं हुआ, तब उसको एनपीएस विदाउट यूपीएस ही मिलेगा। लेकिन वीआरएस लेने के नेक्स्ट डे से ही इनको एश्योर्ड पे आउट नहीं मिलेगा, बल्कि जब ये टोटल 35 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट होने के बाद जब 60 ईयर्स की एज कंप्लीट कर लेंगे उस डेट से इनको मिलना होगा। तो ये बड़ा गैप है कि ये जो बीच का 10 साल बचेगा इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, इसमें तो अब ये सैलरी भी नहीं मिलेगी इसको, क्योंकि ये सर्विस में नहीं है, और एश्योर्ड पे आउट भी नहीं मिलना है इसको, क्योंकि वो सुपर एनुएशन की एज के बाद मिलेगा। तो ऐसे में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीआरएस लेगा तो उसके बाद वो सर्वाइव कैसे करेगा? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा गैप है। एक तरीके से अब कोई भी अगर यूपीएस को ऑप्ट करेगा तो वो वीआरएस के लिए कभी सोचेगा ही नहीं, क्योंकि वो वीआरएस के लिए अगर सोचेगा तो उसको जो एश्योर्ड पे आउट मिलना शुरू होगा वो उस डेट से मिलना शुरू होगा जब वो सुपर एनुएशन की एज को अचीव करेगा। तो अगर किसी की 35 साल की सर्विस है, 25 साल की सर्विस करके अगर वो वीआरएस ले लिया तो 10 साल तक ना तो अब उसे सैलरी मिलनी है ना एश्योर्ड पे आउट मिलना है, 10 साल के बाद शुरू होगा। ठीक है, तो ये केवल 3 ही सिचुएशन ऐसी हैं जबकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस से गवर्न हो रहा है उसे एश्योर्ड पे आउट मिल सकता है। पहला, सुपर एनुएशन की केस में, सुपर एनुएशन के अगले दिन से। दूसरा, प्री मैच्योर रिटायरमेंट के केस में, प्री मैच्योर रिटायरमेंट में जिस डेट में उनको रिटायर किया गया है उसके अगले दिन से ही उनको जो है कि एश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा। लेकिन वीआरएस के केस में मिनिमम 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद ही वे वीआरएस ले रहे हो, पहली कंडीशन। और दूसरा, उस डेट से उनको मिलना शुरू होगा जब वो सुपर एनुएशन की एज को अचीव कर लेंगे, मतलब 60 साल की एज पूरी होने के बाद ही उनको मिलेगा। जहां जहां भी क्वालिफाइंग सर्विस का जिक्र आ रहा है हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे यूपीएस में कंट्रीब्यूशन बेस्ड क्वालिफाइंग सर्विस का कॉन्सेप्ट है। कंट्रीब्यूशन आपने किया है उसी को काउंट कर करके क्वालिफाइंग सर्विस निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन है जिस केस में एश्योर्ड पे आउट ही मिलेगा। अब किस किस सिचुएशन में एश्योर्ड पे आउट नॉट एडमिसिबल है? वो भी देख लेते हैं। पहला, लेस देन 10 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस अगर किसी की भी हुई, 10 साल से कम की क्वालिफाइंग सर्विस है, भले ही वो सुपर एनुएट हो रहे हैं, भले ही प्री मैच्योर रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, भले ही वो वीआरएस ले रहे हैं। वीआरएस के केस में तो बोल ही दिया कि 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस हो रही, उससे कम पे तो देगा ही नहीं, तो इस केस की तो बात ही ना करें। जो है सुपर एनुएशन और प्री मैच्योर में अगर वो उनकी 10 साल से कम की क्वालिफाइंग सर्विस है तो वो यूपीएस के तहत उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया सर्विस से या उसे रिमूव कर दिया गया
तो इन्हें भी यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिल सकता। दूसरा, अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया तो इन्हें भी यूपीएस का बेनिफिट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखने वाली बात है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है एक्चुअल में यूपीएस के अंतर्गत। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है यूपीएस के अंतर्गत, अंडर यूपीएस। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो यही है, फुल एश्योर्ड पे आउट का। पहला बेनिफिट है, कब मिलेगा? वही मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो है 25 साल की होगी जिनकी, उन्हीं को फुल एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। ये जो तीन सिचुएशन हमने पढ़ी, सुपर एनुएशन की, प्री मैच्योर रिटायरमेंट की, वीआरएस की, इन तीनों सिचुएशन में जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल या उससे ज्यादा है उन्हीं को फुल एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। अब ये फुल एश्योर्ड पे आउट का अमाउंट क्या होगा? ये होगा 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ऑफ लास्ट 12 मंथ्स ऑफ सर्विस। लास्ट के जो 12 महीने की उनकी जो है कि बेसिक पे होगी उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसका 50% उनको फुल एश्योर्ड पे आउट के तौर पे दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहिए, मिनिमम 25 इयर्स की क्वालिफाइंग सर्विस होगी तभी मिलेगा। मतलब सुपर एनुएशन में अगर मिनिमम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद वो सुपर एनुएशन में एश्योर्ड पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन फुल एश्योर्ड पे आउट के लिए वो 25 इयर्स की मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। इस केस में भी वही होगा कि इनको जब प्री मैच्योर रिटायर किया गया तो मिनिमम 25 इयर्स की अगर जो है कि क्वालिफाइंग सर्विस है तभी वो फुल एश्योर्ड पे आउट के लिए, फुल माने जो लास्ट 12 मंथ का जो बेसिक पे का एवरेज है उसका 50% जो है कि उनको फुल एश्योर्ड पे आउट के तौर पे दिया जाएगा। अब चूंकि यूपीएस के लिए तो वो 10 इयर्स क्वालिफाइंग सर्विस से ही एलिजिबल हो जा रहा है, तो अगर किसी का लेसर क्वालिफाइंग सर्विस है तो ऐसे केस में उनको प्रोपोर्शनेट पे आउट दिया जाएगा। इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस समझिएगा, फुल एश्योर्ड पे आउट और प्रोपोर्शनेट पे आउट। फुल तभी मिलेगा जब मिनिमम 25 इयर्स की सर्विस हो रही हो, क्वालिफाइंग सर्विस हो रही हो। क्वालिफाइंग सर्विस में कंट्रीब्यूशन बेस्ड सर्विस, ठीक है, तभी मिलेगा, चाहे सुपर एनुएशन की केस हो, चाहे वीआरएस की केस हो, चाहे प्री मैच्योर रिटायरमेंट की केस हो। अगर उससे कम क्वालिफाइंग सर्विस हो रही है तो उनका प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकाला जाएगा। उसका फार्मूला क्या होगा अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, ये चीज। लेकिन ये बोला गया कि ये जो प्रोपोर्शनेट पे आउट निकाला जाएगा ये मिनिमम 10,000 रुपीज पर मंथ जो है कि उनको जरूर दिया जाएगा, ठीक। लेकिन वो भी कब? अगर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 इयर्स या उससे ज्यादा है तो, क्योंकि 10 इयर्स से कम है तो वो यूपीएस से गवर्न ही नहीं होंगे, ठीक है। तो यही बोला गया कि जो प्रोपोर्शनेट पे आउट कैलकुलेट किया जाएगा वो 10,000 रुपए से कम नहीं हो। एक तरीके से मिनिमम पेंशन, एक मिनिमम पे आउट फिक्स कर दिया गया कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर प्रोपोर्शनेट पे आउट 10,000 से कम आ रहा है तो उसे मिनिमम 10,000 पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला बेनिफिट यही है, फुल एश्योर्ड पे आउट का। हमने देख लिया कि कब फुल मिलेगा, कब प्रोपोर्शनेट मिलेगा। यहां पे जो बेसिक पे है इसमें एनपीए भी इंक्लूड करेगा। केवल एनपीए को इंक्लूड किया गया, ध्यान रखिएगा। जैसे ओपीएस में क्या होता है, स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट, नोशनल इंक्रीमेंट उनको इंक्लूड किया जाता है, यहां पे नहीं किया गया है, ठीक, ये चीज। अगला जो बेनिफिट है वो है फैमिली पे आउट का, जस्ट लाइक फैमिली पेंशन, ठीक। ये अब ये फैमिली पे आउट
किसको मिलेगा? वो एनपीएस से गवर्न होने वाला गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो यूपीएस को ऑप्ट किया है, ठीक है, वो उसको अगर पे आउट होल्डर माने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर हो रहा है, कि अगर डेथ होती है, डेथ आफ्टर सुपरएनुएशन या प्रीमैच्योर रिटायरमेंट या वीआरएस, ठीक है, जो पे आउट होल्डर है मतलब एक तरीके से जो पेंशनर जिनको हम कह रहे हैं, अगर सुपरएनुएशन के बाद या प्रीमैच्योर रिटायरमेंट के बाद या वीआरएस के बाद उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे में उनकी जो लीगली वेडेड स्पाउस होगी, स्पाउस जो है इनको फैमिली पे आउट मिलेगा। किस रेट से मिलेगा? एट द रेट ऑफ 60% ऑफ एश्योर्ड पे आउट। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी डेथ हुई रिटायरमेंट के बाद, वो जितना पे आउट ड्रॉ कर रहा था उसके 60% के बराबर जो है उसकी लीगली वेडेड स्पाउस को फैमिली पे आउट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यूपीएस की गाइडलाइन में केवल स्पाउस का जिक्र किया गया है, स्पाउस के अलावा किसी और को फैमिली पे आउट, चिल्ड्रन वगैरह को, पेरेंट्स वगैरह के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है, केवल लीगली वेडेड स्पाउस तक ही रहेगा, उसके आगे बंद, ठीक, ये चीज। दूसरा, अगर हम ये मान ले कि वो फुल 50% अपने बेसिक पे का ड्रॉ कर रहा था अगर एश्योर्ड पे आउट, तो उसका 50% का ये 60% निकाला जाएगा, तो उसके लास्ट बेसिक पे का 30% ही निकल करके आएगा ये, ठीक है, ये चीज। लेकिन यहां पे एक ग्रे एरिया है, यहां कह रहा है डेथ आफ्टर सुपर एन्युएशन प्री मैच्योर रिटायरमेंट या बीआरएस। अगर इस पे आउट होल्डर की मतलब गवर्नमेंट इंप्लॉय की इन सर्विस अगर डेथ होती है, तो अगर कोई भी एनपीएस होल्डर है उसने यूपीएस का ऑप्शन दे दिया, और अगर रिटायरमेंट से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में उसकी फैमिली को यूपीएस के तहत बेनिफिट मिलेगा कि एनपीएस के तहत? इस पे एकदम साइलेंट है जो है कि नोटिफिकेशन, मतलब यूपीएस के तहत उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये केवल जब उसकी डेथ सुपर एन्युएशन प्रीमैच्योर या वीआरएस के बाद अगर उसकी डेथ होती है, तो वो जो पे आउट ड्रॉ कर रहा था एश्योर्ड पे आउट, उसका 60% जो है उसकी स्पाउस को मिलेगा। अगर इन सर्विस डेथ होती है तो यूपीएस का प्रोविजन उसको फैमिली के ऊपर लागू नहीं होगा, वो एनपीएस से ही गवर्न होंगे, ठीक। और एनपीएस में भी अगर आपको याद हो, पढ़ाते समय आपको बताया गया था एफआरएसआर के लेक्चर में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑप्शन दे सकता है कि अगर उसकी इन सर्विस डेथ हो जाएगी तो वो उसकी फैमिली को जो बेनिफिट मिलेंगे कि ओपीएस से मिलेंगे या एनपीएस से मिलेंगे। तो जैसा उन्होंने ऑप्शन दिया होगा उसकी फैमिली को वैसा ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फैमिली को जो यूपीएस का बेनिफिट केवल तभी मिलेगा जब सुपर एन्युएशन के बाद उसकी डेथ होती है, इन सर्विस डेथ में यूपीएस का प्रोविजन लागू नहीं होगा, ठीक है, ये चीज। तीसरा जो बेनिफिट ये बोला गया है कि डियरनेस रिलीफ मिलेगा एश्योर्ड पे आउट पे भी और फैमिली पे आउट पे भी, दोनों पे जो है कि डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा। और डियरनेस रिलीफ का कैलकुलेशन एकदम वैसे ही किया जाएगा जैसे डियरनेस अलाउंस डीए का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक। और चौथा जो इसमें जो बेनिफिट है वो लमसम अमाउंट का है, एक लमसम अमाउंट भी उनको पे किया जाएगा। ये कितना होगा? 10% ऑफ मंथली इमोलुमेंट्स। मंथली इमोलुमेंट्स क्या होगा? उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेसिक पे प्लस डीए, ये मिलाकर के एक मंथली इमोलुमेंट्स बनाया जाएगा और उसके 10% दिया जाएगा कि फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। हर 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस पे उनके मंथली
जो इमोल्यूमेंट्स है उसका 10% उनको जो है कि एक लमसम अमाउंट के तौर पे दिया जाएगा। ठीक है, यहां भी क्वालिफाइंग सर्विस माने वही कंट्रीब्यूशन बेस्ड क्वालिफाइंग सर्विस, और इस लमसम अमाउंट का उनके पे आउट से कोई लेना देना नहीं, पे आउट के अमाउंट को वो किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चार तरह की बेनिफिट है जो यूपीएस के तहत एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल सकती है। एक एश्योर्ड पे आउट, दूसरा फैमिली पे आउट, तीसरा डीआर, और चौथा एक लमसम अमाउंट। ठीक है, ये चीज। अब हम आते हैं कुछ यूपीएस के अंदर कुछ कॉर्पस होते हैं, वो देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। कॉर्पस अंडर यूपीएस, यूपीएस के अंदर तीन तरह के कॉर्पस का जिक्र किया गया है। एक बोला गया है इंडिविजुअल कॉर्पस, जिसको हम आईसी से डिनोट कर सकते हैं। कॉर्पस का मतलब होता है एक फंड। ठीक है, इंडिविजुअल कॉर्पस में क्या क्या होगा? एक गवर्नमेंट सर्वेंट का कंट्रीब्यूशन जमा होगा इसमें, वो कितना होगा? उसके 10% ऑफ बेसिक एंड डीए, बेसिक पे और डीए के 10% के बराबर हर महीने जो है कि उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो है कि कंट्रीब्यूशन इस कॉर्पस में जमा होगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन इसी कॉर्पस में जमा होगा। वो भी कितना है? एकदम यही 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीए का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेसिक पे और डीए का 10% निकाल करके हर महीने जमा किया जाएगा। अब ये जो इंडिविजुअल कॉर्पस होगा, ये जो फंड है, इसकी इन्वेस्टमेंट चॉइस, ये पैसा कहां इन्वेस्ट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये गवर्नमेंट सर्वेंट डिसाइड करेगा। इंडिविजुअल कॉर्पस में जो पैसा है वो कहां पे इन्वेस्ट होगा, क्योंकि फंड है, ये रखा तो रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा। वो कहां पे इन्वेस्ट होगा, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन चूज। वो कहेगा मुझे एचडीएफसी में, एसबीआई में, जहां पे भी वो इन्वेस्ट करना चाहे वो वहां पे चूज करेगा। अगर नहीं चूज किया तो ऐसे में एक डिफॉल्ट ऑप्शन भी होगा, और इस डिफॉल्ट ऑप्शन के तहत ये इंडिविजुअल कॉर्पस का जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ये डिफॉल्ट ऑप्शन कौन जो है कि तय करेगा, क्या होगा? ये पीएफआरडीए के द्वारा तय किया जाएगा। पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक डिफॉल्ट ऑप्शन जो है कि बनाया जाएगा। और अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ऑप्शन नहीं दिया कि नहीं मेरा इंडिविजुअल कॉर्पस का पैसा कहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इस डिफॉल्ट ऑप्शन के तहत उनके पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो पहला हो गया ये इंडिविजुअल कॉर्पस। दूसरा है पूल कॉर्पस। ये पूल कॉर्पस में क्या होगा? क्योंकि गवर्नमेंट ने अब वादा कर दिया है कि हम आपको आपकी बेसिक पे का 50% एक तरीके से एश्योर्ड पेंशन देंगे, गारंटीड पेंशन देंगे, इसीलिए गवर्नमेंट को एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, एडिशनल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कितना? 8.5% ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बेसिक पे प्लस डीए। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु ऑप्टेड फॉर यूपीएस, जिन्होंने यूपीएस को ऑप्ट किया है, ठीक है, उन सब के बेसिक पे और डीए का 8.5% हर महीने गवर्नमेंट जो है इसी पूल कॉर्पस में जो है कि डालती रहेगी। सारे एनपीएस वालों का नहीं, जिन्होंने यूपीएस का ऑप्शन दिया है, क्यों? क्योंकि उन्हीं को तो वो एश्योर्ड पेंशन देगी और किसी को तो देगी नहीं। तो उनके बेसिक पे और डीए के 8.5% कैलकुलेट करके गवर्नमेंट एडिशनल कंट्रीब्यूशन करेगी और एक सेपरेट कॉर्पस क्रिएट करेगी, पूल कॉर्पस, जो है कि जिसमें वो पैसा जाकर के जमा होगा। अब ये पूल कॉर्पस का इन्वेस्टमेंट चॉइस किसकी होगी, मतलब ये पैसा किसके कहां इन्वेस्ट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट का ही पैसा है इसमें।
इसीलिए ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। इंडिविजुअल कॉर्पस का पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा डिसाइड किया जा रहा था। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय चूज नहीं कर रहा था, ऑप्शन नहीं दे रहा था इन्वेस्टमेंट का, तब जाकर के पीएफआरडीए के द्वारा डिफॉल्ट ऑप्शन बनाया जा रहा था, जो एक तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जा रहा था। लेकिन पूल कॉर्पस का पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अधिकार अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज। और इसी पूल कॉर्पस का पैसा जो है ये वो है फॉर सपोर्टिंग एश्योर्ड पे आउट। जो एश्योर्ड पे आउट एक तरीके से गारंटीड पेंशन देने की जो गवर्नमेंट ने वादा किया है, उसको सपोर्ट करने के लिए ही ये एक एडिशनल पूल कॉर्पस क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज। एक तीसरा और कॉर्पस की बात है बेंचमार्क कॉर्पस। बेंचमार्क कॉर्पस ये कोई अलग से फंड नहीं है, इसमें ये केवल एक तरीके से जो ये पे आउट का अभी हम आगे जो फार्मूला देखेंगे ना, तो वहां पे इस बेंचमार्क कॉर्पस की जरूरत पड़ती है। तो एक तरीके से ये कोई रियल में कोई पैसा इसमें कंट्रीब्यूट करके ये फंड नहीं बनाया जाएगा, बल्कि क्या होगा, केवल एक डिटरमाइन करके कैलकुलेशन कर करके जो है कि इस बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू निकाली ली जाएगी। ठीक है, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करेगा, ना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगा। ये बेंचमार्क कॉर्पस क्या होगा, ये केवल डिटरमाइन किया जाएगा, मतलब कैलकुलेट किया जाएगा। किसके द्वारा? पीएफआरडीए के द्वारा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कैलकुलेट किया जाएगा। क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि एश्योर्ड पे आउट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला बना हुआ है, उसमें इसी बेंचमार्क कॉर्पस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये जो डिटरमाइन करेगा पीएफआरडीए, तो ये किस किस आधार पे क्या क्या एजम्पशंस ले करके ये डिटरमाइन करेगा? 3 एजम्पशंस को लेकर के ये डिटरमाइन करेगा। पहला, रेगुलर रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, मतलब ये मानते हुए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट दोनों ने हर महीने रेगुलरली जो है कि अपना कंट्रीब्यूशन जमा किया है। पहला ये मानेगा वो। दूसरा, अगर कोई मिसिंग कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जमा किया गया है, ठीक है, उसके लिए भी कोई वैल्यू ये लेगी। क्या वैल्यू लेगी? वैल्यू डिटरमाइंड बाय पीएफआरडीए। ठीक है, और तीसरा, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये मानते हुए कि अगर ये जो इन्वेस्ट जो है कि पूल है, एक तरीके से जो इंडिविजुअल पूल है, उसका पैसा अगर डिफॉल्ट ऑप्शन पे, डिफॉल्ट पैटर्न पे अगर इन्वेस्ट किया जाता, ठीक है, तो उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होता, इसी के आधार पे वो कैलकुलेशन करेगा। डिफॉल्ट पैटर्न कौन डिसाइड करेगा? पीएफआरडीए के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो इसको समझिए थोड़ा, बेंचमार्क कॉर्पस को कंफ्यूज एकदम मत होइए। ये अलग से कोई फंड नहीं क्रिएट किया गया है, ये एज्यूम करके एक डिटरमाइन किया जाएगा जिसकी हेल्प से एश्योर्ड पेंशन का कैलकुलेशन किया जाएगा। पीएफआरडीए के द्वारा किया जाएगा, ये पहली बात। वो ये कैलकुलेट करते समय बेंचमार्क कॉर्पस कैसे निकालेगा, उसके लिए बोलेगा कि आप 3 चीजों के आधार पर निकालोगे। ये मानते हुए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट ने रेगुलर कंट्रीब्यूशन अपना एनपीएस के अकाउंट में जमा किया है। अगर कोई मिसिंग कंट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी भी कुछ वैल्यू को वो कैलकुलेट करके उसमें ऐड करेंगे। ये वैल्यू क्या होगी? ये पीएफआरडीए के द्वारा बताई जाएगी। और तीसरा, जो ये गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है ना, तो वो अगर डिफॉल्ट ऑप्शन पे उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगा, उसको ले करके ये तीनों को मिला करके बेंचमार्क कॉर्पस का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, तो 3 तरह के कॉर्पस की बात की गई है यूपीएस के तहत, तीनों का अपना अपना रोल है। ध्यान रखिएगा कि बेंचमार्क कॉर्पस में
जो ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है वो पूल कॉर्पस का नहीं है, वो केवल इंडिविजुअल कॉर्पस का जो पैसा है उसका इन्वेस्टमेंट करने पे जो उसका जो है कि एक तरीके से वैल्यू निकल के आ रहा है उसकी बात हो रही है। पूल कॉर्पस से इसका लेना देना नहीं। ठीक है ये चीज। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इंप्लॉय रिटायर्ड हो गए, हु रिटायर्ड बिफोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूपीएस। जैसा कि हमने ऊपर बात की कि कोई भी एनपीएस होल्डर चाहे वो रिटायर हो चुका है चाहे सर्विंग है वो भी यूपीएस का जो है कि बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो रिटायर हो गए हैं तो भी ये ऑप्शन दे सकते हैं, और अगर इन्होंने ऑप्शन दे दिया तो इनको क्या होगा, एरियर का पेमेंट होगा। इनको जो मंथली एन्युटी का अमाउंट मिला होगा और जो यूपीएस के तहत एश्योर्ड पेंशन बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के इनको एरियर का पेमेंट किया जाएगा। एरियर पेमेंट विथ इंटरेस्ट किया जाएगा। इंटरेस्ट किस रेट से कैलकुलेट किया जाएगा, पीपीएफ के, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट का इंटरेस्ट रेट है उसके आधार पे कैलकुलेट करके ये दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो एरियर है इसको मंथली टॉप अप अमाउंट बोला जाता है, एक तरीके से टॉप अप अमाउंट, क्योंकि ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो एनपीएस के तहत कुछ ना कुछ एक तरीके से एन्युटी का अमाउंट मिल चुका होगा। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस होगा वो उनको मंथली टॉपअप की तरह जो मिलेगा। ये जो मंथली टॉपअप का जो अमाउंट होगा वो एडजस्ट करके सबसे पहले जो उन्होंने एक तरीके से विड्रॉ किया है और जो उनको एन्युटी पेड हो चुका है, इन दोनों अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद जो कैलकुलेशन आएगा उसके अकॉर्डिंगली उनको एरियर का पेमेंट किया जाएगा। क्योंकि एनपीएस में भी क्या होता है, सुपर एन्युएशन पे 60% उनको लमसम दे दिया जाता है और 40% जो है एन्युटी मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और जो है कि उसी के आधार पर उनको एन्युटी का पेमेंट होता है। तो ये जो विड्रॉल अमाउंट है ये उनसे वापस नहीं लिया जाएगा, मतलब जो 60% उनको दे दिया गया है वो वापस नहीं लिया जाएगा, बल्कि उस अमाउंट के आधार पर प्रोपोर्शनेट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और उनका जो एरियर बनेगा वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ऑप्शन एक्सरसाइज के बारे में भी हमने अभी बात की। कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो एनपीएस से गवर्न हो रहा है, ठीक है, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर, वो दे सकता है। जो ऑप्शन दे देगा वो ऑप्शन फाइनल माना जाएगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं दे। अब ये ऑप्शन उसे कब तक देना है इसकी कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई है गजट नोटिफिकेशन में, कि वो कब तक दे देना है इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। हाँ, अगर उसने ऑप्शन दे दिया, अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि जो उसका एनपीएस कॉर्पस का जो पैसा होगा, जो हर महीने आपको देखते होंगे मोबाइल पे मैसेज के तौर पे आता है ना, तो एनपीएस कॉर्पस में जो अभी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है इसको ट्रांसफर करके इंडिविजुअल कॉर्पस में जमा कर दिया जाएगा। ठीक, ये चीज है, इतना कर दिया जाएगा। अब जिस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने मान लीजिए यूपीएस के लिए ऑप्शन दिया और वो अब उसकी रिटायरमेंट है, तब क्या एक्शन लिया जाएगा। टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, सबसे पहला क्या करेगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो क्या करेगा, जो उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इंडिविजुअल कॉर्पस में जो पैसा है, ठीक है, उसको ऑथराइज करेगा, ऑथराइज ट्रांसफर, कहां, पूल कॉर्पस में। जितना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक एक तरीके से
एप्लीकेशन देगा या अंडरटेकिंग देगा कि मेरा जो इंडिविजुअल कॉर्पस का जो पैसा है जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसको पूल कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये कितना अमाउंट इंडिविजुअल कॉर्पस का पूल कॉर्पस में ट्रांसफर किया जाएगा? इक्वल टू इक्विवेलेंट टू बेंचमार्क कॉर्पस। जो हमने अभी पढ़ा ना 3 तरह के कॉर्पस, उसके इंडिविजुअल कॉर्पस से बेंचमार्क कॉर्पस का जो वैल्यू निकल के आ रहा है उसके बराबर पैसा पूल कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहां पे 2-3 सिचुएशन हो सकती है। क्या ऐसा भी हो सकता है ना कि इंडिविजुअल कॉर्पस की जो वैल्यू है वो बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो? ऐसा भी हो सकता है। और एक दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू उसके बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा भी हो सकती है। इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम कब कब हो सकती है? कई सिचुएशन हो सकते हैं। जैसे यहां पे था ना, अगर रेगुलर कहीं पे एक तरीके से कंट्रीब्यूशन ही ना जमा हुआ हो, मिसिंग कंट्रीब्यूशन हो, अगर एक वो फर्क डाल सकता है। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, इंडिविजुअल कॉर्पस का जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट का ऑप्शन कौन देता है? वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय देता है। पता लगा वो ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिया कि डिफॉल्ट पैटर्न में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था और उसने जो चूज किया वो कम वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। कि एक तीसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपने एनपीएस के अकाउंट से विड्रॉ भी कर लिया हो, क्योंकि वो एटलीस्ट 3 टाइम्स तो विड्रॉ कर ही सकता है पार्शियल विड्रॉल। तो ऐसी केस में उसका इंडिविजुअल कॉर्पस उसके बेंचमार्क कॉर्पस से कम हो सकता है। ऐसे केस में क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन करके ठीक है इस गैप को फिल कर सकता है कि मेरा इंडिविजुअल कॉर्पस जो है कि बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर नहीं किया तो उसे कभी भी फुल एश्योर्ड पे आउट नहीं मिलेगा, उसको प्रोपोर्शनेट पे आउट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मतलब आपका जो फुल एश्योर्ड पे आउट है वो केवल 25 ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस पे डिपेंड नहीं करता है। एक बात और यहां पे ऐड हो गई कि आपको पूल कॉर्पस में उतना पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है कि बेंचमार्क कॉर्पस की जो वैल्यू निकल के आ रही है। अगर इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू बेंचमार्क कॉर्पस से कम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसके 50% जो गारंटीड पेंशन है उसको अफेक्ट करेगा और उसको कभी भी जो है कि फुल एश्योर्ड पे आउट ना मिल करके उसको प्रोपोर्शनेट पे आउट मिलेगा। ठीक, ये चीज ध्यान रखने वाली बात। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी तो हो सकती है कि उसका इंडिविजुअल कॉर्पस उसके बेंचमार्क कॉर्पस से ज्यादा भी हो सकता है। कब हो सकता है? एनपीएस पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10% से ज्यादा भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। एक वो वजह हो सकती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जो इंडिविजुअल कॉर्पस का पैसा जहां इन्वेस्ट किया वहां ज्यादा रिटर्न आ गया। ऐसे केस में क्या हो सकता है? आईसी की वैल्यू उसके बीसी से ज्यादा हो सकती है। ऐसे में वो क्या करेगा? इंडिविजुअल कॉर्पस का जो पैसा है, ठीक है, वो पूल कॉर्पस में ऑथराइज करेगा, लेकिन कितना? इक्वल टू बीसी। बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर पैसा तो वो ऑथराइज कर देगा और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन जानना बहुत जरूरी है और इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा? उसने अपने बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर पैसा पूल कॉर्पस में ट्रांसफर किया, तो ऐसे केस में उसको प्रोपोर्शनेट पे आउट नहीं बल्कि फुल एश्योर्ड पे आउट मिलेगा अगर 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस उसकी कंप्लीट है तो। ठीक है, तो आपका जो एश्योर्ड पे आउट है जिसको हम पेंशन कह सकते हैं वो केवल और केवल क्वालिफाइंग सर्विस से नहीं अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो आपका कितना पैसा आप पूल कॉर्पस में ट्रांसफर कर रहे हो उससे भी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज। अगला बात ये बोला गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है
अगर उसके सुपरएनुएशन के समय उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या तो पेंडिंग है या कंटेम्पलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, इसके लिए अभी सेपरेट गाइडलाइन लाई जाएगी, सेपरेट गाइडलाइन आएगी, वो इससे गवर्न होगी। ठीक है, तो जब आएगी तो उसके बारे में देखा जाएगा। एक चीज और यहां पे बोली गई है कि जो पीएफआरडीए है, ठीक है, इसको पावर दी गई है टू इशू रेगुलेशन फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ यूपीएस। यूपीएस के ऑपरेशनलाइज करने के लिए कोई भी रेगुलेशन बनाने की जो पावर है वो पीएफआरडीओ को दे दी गई। यूपीएस की जो स्कीम लेके आई सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए, एक तरीके से क्रियान्वित करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कोई रेगुलेशन वगैरह बनाने की पावर पीएफआरडीओ को दी गई। ठीक है, ये चीज है। तो इतनी सारी बातें थी जो कि हमें यूपीएस के बारे में पढ़नी थी। अब हम यहीं पे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ जो है कि ये नोटिफिकेशन आया है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि ये क्या है, थोड़ा सा इससे आपको आसानी हो जाए। ठीक है, कि कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल में। देखिए, ये दिया हुआ है कि अगर एडमिसिबल मंथली पे एश्योर्ड पे आउट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये चीज एग्जाम्पल दिया हुआ है और उस एग्जाम्पल के बाद बार कैलकुलेशन दिया है। एक 12 मंथ एवरेज बेसिक पे निकाल दिया हुआ है 45,000, जिसको वो पी से डिनोट कर रहे हैं। क्वालिफाइंग सर्विस काउंट किया वही बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मंथ ऑफ कंट्रीब्यूशन। मैंने बताया ना कि यूपीएस में जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो कंट्रीब्यूशन बेस्ड है। ये उन्होंने माना कि 25 ईयर्स की जो है कि क्वालिफाइंग सर्विस है। ठीक है, 25 ईयर्स या उससे ज्यादा है सबके लिए जो 300 मंथ ही लिए जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है। ठीक है, 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पे ही फुल एश्योर्ड पे आउट मिलना है, 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है या उससे ज्यादा है। ठीक है, हर केस में जो एक तरीके से क्वालिफाइंग सर्विस लिया जाएगा उनका, एक तरीके से ये 300 के बराबर ही लिया जाएगा। ठीक है, और ये माना जाएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन किया है, कोई मिसिंग कंट्रीब्यूशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिफॉल्ट पैटर्न पे किया गया है इंडिविजुअल कॉर्पस का, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कोई पार्शियल विड्रॉल भी नहीं किया है। ठीक है, इतनी सारी चीजों को ध्यान रख करके ही एश्योर्ड पेंशन कैलकुलेट होगा। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके एश्योर्ड पेंशन को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला, 12 मंथ एवरेज बेसिक पे जैसा रहेगा वैसा। दूसरा, क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल से कम है तो उसको फुल पेंशन नहीं मिलना है, फुल एश्योर्ड पे आउट नहीं मिलना। कोई मिसिंग क्रेडिट है, कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने नहीं किया, तब भी उसका जो है कि एश्योर्ड पे आउट अफेक्ट होगा, और जो इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न है उससे भी अफेक्ट होगा। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जो एनपीएस में वो एटलीस्ट 3 टाइम्स पार्शियल विड्रॉ कर सकता है, उस पैसे को अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया और दोबारा जमा नहीं किया, रिकूप नहीं किया उस वैल्यू को, तो उससे भी अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक यहां पे भी सवाल आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एश्योर्ड पे आउट को अफेक्ट कर सकता है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं, ये भी ध्यान रखना है आप। ठीक है, उसका एवरेज बेसिक पे अफेक्ट करेगा, क्वालिफाइंग सर्विस अफेक्ट करेगा, कोई मिसिंग क्रेडिट है वो अफेक्ट करेगा, डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अफेक्ट करेगा, और अगर उसने कोई पार्शियल विड्रॉ किया हुआ है तो वो भी अफेक्ट करेगा। ठीक, अब यहां पे जो एक फार्मूला निकाला गया है गवर्नमेंट, ये देखिए है मेन फार्मूला, ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा। यही है एश्योर्ड पे आउट कैलकुलेट करने का फार्मूला, जो है एश्योर्ड पे आउट P/2, P माने एवरेज बेसिक पे बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय क्वालिफाइंग सर्विस बाय 300। मैंने बताया ना कि ये 300 को उन्होंने फिक्स कर दिया है, इसीलिए क्वालिफाइंग सर्विस 25 महीने 25 ईयर्स या उससे ज्यादा जो भी होगा, इसको क्वालिफाइंग सर्विस को 300 ही लिया जाएगा। ठीक, और फिर ये इंडिविजुअल कॉर्पस है और ये बेंचमार्क कॉर्पस।
इसके आधार पे वो वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एश्योर्ड पे आउट कैलकुलेट करने का ही यह फार्मूला है। ठीक है, आगे ये भी बोला गया कि इफ Q एक्सीड्स 300 इट विल बी टेकन एज 300, क्योंकि बेस वैल्यू ये फिक्स कर दी गई। ठीक है, ये चीज। और आगे यही बोला गया कि अगर ये पूरा वैल्यू 10,000 से कम आती है तो ये 10,000 लिया जाएगा, क्योंकि 10,000 मिनिमम जो है कि एश्योर्ड पे आउट बोला गया। अब ये सारा वैल्यू रख करके देखिए 45,000 डिवाइडेड बाई 3 टू 300 डिवाइडेड बाई, तो ये और ये 5 लाख 5 लाख, यहां पे इन्होंने निकाला था कि जो आईसी इंडिविजुअल कॉर्पस की जो वैल्यू थी वो 50 लाख थी और बेंचमार्क कॉर्पस की भी वैल्यू 50 लाख थी, क्योंकि कोई मिसिंग क्रेडिट वगैरह नहीं है, कोई विड्रॉल वगैरह नहीं किया गया, तो दोनों वैल्यू बराबर पड़ रही है। ठीक है, तो इसके आधार पे ये कैलकुलेट किया गया, तो ये 22,500 निकल के आया। इस पे इनको डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला है जिसके तहत एश्योर्ड पे आउट कैलकुलेट किया जाएगा। अगली कंडीशन ये किया कि इन्होंने सारी कंडीशन तो फुलफिल की, लेकिन क्वालिफाइंग सर्विस जो इनकी बन रही है वो केवल 15 ईयर की बन रही है, मतलब 180 मंथ की बन रही है। इसी फार्मूले में अब उसको फिट कर दिया जाएगा। 45,000 बाई 2, अब ये जो क्वालिफाइंग सर्विस कितनी बन रही है 180, तो 180 बाई 300, और ये मान लिया कि इनका जो इंडिविजुअल कॉर्पस में जो वैल्यू थी वो 30 लाख की थी और उतनी ही वैल्यू इनकी बेंचमार्क कॉर्पस में भी थी। तो 30 लाख बाई 30 लाख, एक तरीके से ये अपने आप में कट जाएगा। ये सब निकालने के बाद 13,500 वैल्यू निकल करके आ रही है चीज। ठीक, जैसे ही 25 साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस हुई, इनको प्रोपोर्शनेट वैल्यू देखिए ये निकल के मिलने लगा। ठीक, अगली सिचुएशन ये बोला उन्होंने कि इंप्लॉय ने सारी कंडीशन फुलफिल की और उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल की बन रही है, मतलब 120 महीने की। उनकी इंडिविजुअल कॉर्पस की जो वैल्यू है वो 25 लाख की है और बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू भी 25 लाख की है। ऐसे केस में देखिए क्या होगा, एश्योर्ड पे आउट का ये जो फार्मूला है, इसमें जब इस वैल्यू को फिट किया गया तो ये 9,000 निकल के आया। तो अब और यूपीएस क्या कहता है कि मिनिमम 10,000 जो है कि हम आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो ये 9,000 नहीं बल्कि इनको हर महीने 10,000 रुपए का जो है कि एश्योर्ड पे आउट मिलेगा और उस पर डियरनेस रिलीफ मिलेगी। यहीं पे एक चीज मैं और बता दूं आपको, यहां पे इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू 25 लाख है और बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू भी 25 लाख है। अगर ये इन्होंने पूल कॉर्पस में इंडिविजुअल कॉर्पस, हमने क्या पढ़ा कि जो इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू है वो पूल कॉर्पस में ट्रांसफर की जाएगी, कितना, बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर। अगर ये बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर अमाउंट पूल कॉर्पस में ट्रांसफर किए हैं और ये वैल्यू 10,000 से कम आ रही है, तभी इनको 10,000 जो है कि एश्योर्ड पे आउट दिया जाएगा। अगर इन्होंने इंडिविजुअल कॉर्पस की जो वैल्यू जो पूल कॉर्पस में ट्रांसफर किया वो बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर नहीं किया, उससे कम किया, तब ये 10,000 की गारंटी नहीं है। इसका भी एग्जाम्पल आगे है, मैं आपको दिखाता हूं। आगे यही कह रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कंडीशन 1, 3, 4 सब फॉलो किया, दो चीज नहीं फॉलो किया। दो चीज, पहला उसने पार्शियल विड्रॉ किया हुआ है अपने एनपीएस अकाउंट से और उसकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 इयर्स की हो रही। अब देखिए ऐसे केस में क्या होगा, उसकी इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, वो 22 लाख हो गई और जो बेंचमार्क कॉर्पस निकल के आ रहा है वो 25 लाख हो रहा है। अब इसी फार्मूले में रख करके 45,000 बटे 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस 120 बटा 300 और ये आईसी की वैल्यू और ये बीसी की वैल्यू, ये वैल्यू देखिए इनकी 10,000 से कम आ रही है, 8800 की आ रही है। ऐसे केस में इनको 10,000 की गारंटी नहीं है, ऐसे केस में इनको यही मिलेगा एश्योर्ड पे आउट और इस पे डियरनेस रिलीफ इनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर पैसा पूल कॉर्पस में नहीं जमा किया हुआ है। यहीं पे अगर ये एडिशनल कंट्रीब्यूशन करके 3 लाख रुपए और जमा करके, ठीक है, इसको 25 लाख के बराबर कर देते, तो यहां पे ये 22 लाख नहीं बल्कि 25 लाख की वैल्यू पे कैलकुलेशन होता, तब भले ही ये अमाउंट 10,000 रुपए से कम आता, इनको 10,000 की गारंटीड एश्योर्ड पे आउट मिलता। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कई सारी पेचीदगी है, बहुत सिंपल नहीं है। तो ये चीज। अगला एग्जांपल और दिया गया है कि इन्होंने कई कंडीशन तो फुलफिल की लेकिन सारे कंट्रीब्यूशन जो है वो रेगुलरली क्रेडिट नहीं हुआ है, कुछ मिसिंग क्रेडिट है। मिसिंग क्रेडिट है तो डेफिनेटली क्या होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू
45 लाख हो गई, लेकिन बेंचमार्क कॉर्पस की वैल्यू जो है कि 50 लाख है, कम हो गया। अब ये क्या होगा, यही, और लेकिन भले ही क्वालिफाइंग सर्विस इनकी 25 साल की हो रही है, देखिए 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस रख दिया, 45,000 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, लेकिन आईसी की वैल्यू उसके बीसी से कम है, ठीक है। तो इनको देखा तो ये 50% नहीं आ रहा है, 45,000 का डिवाइडेड बाय 2 50% नहीं आ रहा है, बल्कि वो वैल्यू घट करके 20,250 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि अगर मिनिमम 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट करके आप रिटायर हो रहे हो तो आपको 50% बेसिक पे का मिल जाएगा। नहीं, कई और कंडीशंस भी हैं, उसमें एक ये जो मैंने बताया कि आईसी की वैल्यू जो है अगर आपके बीसी से कम है तो आपको फुल एश्योर्ड पेंशन नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट ही मिलेगा, जो कि यहाँ पे मिल रहा है, ठीक। वही कंडीशन यहाँ है, सारी कंडीशन फुलफिल है, लेकिन पार्शियल विड्रॉ किया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, तो वही आईसी की वैल्यू 40 लाख है लेकिन बीसी की वैल्यू 50 लाख है, ये तुरंत क्या करेगा, उसको जो है कि अफेक्ट कर देगा, ठीक है। इसी फार्मूले में रख करके ये पूरा का पूरा निकल करके, ठीक, ये चीज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उसके आधार पर अब देखिए एक एग्जांपल और दिया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने सारी कंडीशन फुलफिल की, एम्प्लॉय ने इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन का खुद ही चूज किया था और उसका जो आईसी की वैल्यू है इंडिविजुअल कॉर्पस की वो उसके बीसी से ज्यादा आ रही है बेंचमार्क कॉर्पस से, तो उसकी जो इंडिविजुअल कॉर्पस की वैल्यू है वो 55 लाख है, लेकिन उसकी बेंचमार्क कॉर्पस की जो वैल्यू है वो 50 लाख है। तो मैंने बताया था ना, पूल कॉर्पस में उतना ही पैसा ट्रांसफर करेगा जितना उसकी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर है, तो ये क्या होगा, 50 लाख ही ट्रांसफर करेगा और जो 5 लाख रुपया है वो अलग से उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो देखिए ये 45,000 डिवाइडेड बाय 2, क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट थी तो 300/300, 50 लाख बटे 50 लाख, और ये यहाँ पे उसको 22,500 उसको मंथली मिलेगा, ठीक है, ये चीज है। दूसरा वही ऑप्शन दे दिया कि वही इंडिविजुअल कॉर्पस की जो वैल्यू है वो बेंचमार्क कॉर्पस से कम है, तो वही है, वो आपको हो जाएगा। अगला यही है, इफ द एम्प्लॉय मेट रिकूप द इफ द एम्प्लॉय पार्शियली रिकूप द इंडिविजुअल कॉर्पस, मतलब इंडिविजुअल कॉर्पस से उसने विड्रॉ किया हुआ था, कुछ पैसा जमा भी कर दिया, ठीक है, वही चीज है। तो यही कह रहे हैं कि इंडिविजुअल कॉर्पस की जो वैल्यू थी वो 45 लाख थी, ठीक है, और इसमें से पार्शियली विड्रॉ किया था और 2.5 लाख रुपया जमा भी कर दिया, तो ये 47,50,000 हो गया, लेकिन बेंचमार्क कॉर्पस की जो वैल्यू है वो 50 लाख निकल के आ रही है, तो यही चीज इस फार्मूले में रख करके निकाल देंगे, ठीक है। ये फार्मूला याद रहेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब जो वो 10% लमसम निकाला जाएगा उसमें भी कोई बहुत तामझाम नहीं है, वो चीज सुपर एनुएशन के केस में भी मिलेगा, वीआरएस 25 साल के बाद लिया तो भी मिलेगा, और 56J के केस में रिटायर किया गया तो भी मिलेगा। इसमें भी वही बेसिक पे लिया जाएगा, डीए लिया जाएगा, दोनों को ऐड करके इमोल्यूमेंट्स बना लिया जाएगा, मंथली इमोल्यूमेंट्स, उसका 10% निकाल दिया जाएगा, तो 1/10 मल्टीप्लाइड बाय मंथली इमोल्यूमेंट्स मल्टीप्लाइड बाय एल। एल क्या है, हर 6 मंथली कंप्लीटेड मंथ जो है कि ईयर्स ऑफ सर्विस में को एक जो है कि उसका जो है कि क्वालिफाइंग सर्विस मानते हुए उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। एल क्या है, number of 6 monthly completed year of service based on the number of month for contribution to individual pension corpus। हर 6 महीने के कंट्रीब्यूशन को ऐड करके एल की वैल्यू 1 हो जाएगी, 12 महीने कंट्रीब्यूशन किया है एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऐसे कर करके ये वैल्यू निकाल ली जाएगी, ठीक है, यही चीज। देखिए अगर 10 साल का जो है कि उनकी सर्विस मतलब क्वालिफाइंग सर्विस है तो वही है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ कितना हो गया 20, मल्टीप्लाइड करके ऐसे निकाल देंगे, ऐसे ऐसे। और अगर 10 साल से कम की क्वालिफाइंग सर्विस है तो वो यूपीएस से गवर्न ही नहीं होंगे, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उनको लमसम का अमाउंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही सारी बातें थी जो यूपीएस के तहत हमें पढ़नी थी, आगे और भी सारी गाइडलाइन आती रहेंगी तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, ओके बाय।